तो आज हम सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का जो चैप्टर 1 है बिल्डिंग का वो देखने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपका होने वाला है। इससे पहले आपको बता दें, अभी तक आपने AKC टेक्निकल क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF नोट, वो भी हैंड रिटन, बिल्कुल ना के बराबर रुपए में मिलने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो पहला चैप्टर है बिल्डिंग, जैसा कि आपको हेडिंग पहले ही लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे पहला चैप्टर है बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब होता है क्या, भवन। इसे हिंदी में भवन, निवास या रहने का स्थान, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन देखिए, जैसा कि आप लोग के बुक में लिखा गया है चैप्टर 1 बिल्डिंग। ठीक, तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। हम लोग सिलेबस देखना क्यों ज़रूरी है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिलेबस में क्या क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जितना सिलेबस में है उतना ही हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगे, न कि फालतू चीज़ें आएंगे। तो फालतू चीज़ें पढ़ने से, समय बर्बाद करने से अच्छा है कि सिलेबस देख लिया जाए और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर कर लिया जाए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं सिलेबस। सिलेबस में हम लोग का पहला जो चैप्टर है वो है बिल्डिंग, भवन। और चैप्टर पहले जो बिल्डिंग है इसमें भी पार्ट है। इसमें देखिए, पहला जो हम लोग को पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि भवन होते क्या है, भवन की क्या परिभाषा होती है, या भवन को आप किसे कहते हैं। मतलब सीधे बोला जाए तो घर को अपने शब्दों में वर्णन करिए, घर होता क्या है। ठीक, तो हम लोग का ये है कि घर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें बिल्डिंग होती क्या है, उसके बाद फिर अगला जो आएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक, बिल्डिंग का वर्गीकरण, यानी कि घरों का वर्गीकरण। घर कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि गोदाम हुए, रहने वाले स्थान हुए, हॉस्पिटल हुए, ये सब बिल्डिंग कहलाती हैं। तो ये सब भी मतलब बिल्डिंग के अंतर्गत यानी भवन के अंतर्गत ही आती हैं, तो इनका भी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, तो दूसरा हेडिंग ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग। और जो तीसरा हेडिंग होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग। जैसे घर में अलग अलग पार्ट होते हैं। घर बनाते समय हम लोग घर को कई पार्ट में बनाते हैं। पहले नींव की खुदाई करते हैं, उसके बाद फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर दीवार खड़ा करते हैं, उसके ऊपर लिंटर लगाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कई पार्ट होते हैं। तो अलग अलग पार्ट के अनुसार हम लोग अलग अलग भागों में बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके हर एक पार्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग हर बार क्वेश्चन में आता है। तो आप लोगों ने इतना देख लिया कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या है, क्या क्या परिभाषाएं होती हैं बिल्डिंग की। तो देखते हैं। देखिए, बिल्डिंग, भवन, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, मैंने प्रिंटेड कर दिया है स्लाइड में। भवन क्या होता है, मनुष्यों द्वारा बनाए जाने वाला अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के आश्रय या निवास। आपको बुक में सिर्फ दिया होगा अस्थायी है, अस्थायी को ही बिल्डिंग नहीं कहते, अस्थायी को भी बिल्डिंग कहते हैं। कभी कभी आपको पता होना चाहिए कि कहीं कहीं अस्थायी बिल्डिंग भी बनाई जाती है कुछ समय के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के जो बिल्डिंग होते हैं, बिल्डिंग दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक, जिसमें आदमी इंसान रह सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बिल्डिंग, भवन कहलाते हैं। ठीक जी, भवन वही होते हैं और जो वातावरणीय प्रभाव जैसे धूल, धुएं, आंधी, तूफान के समय हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आंधी आती है तो आप घर में अगर किसी कमरे में है तो आपको पता नहीं चलता है। ठीक, और जीव जंतु जैसे खतरनाक सांप हुए, मेढक हुए, कीड़े मकोड़े आदि से हमारी रक्षा करते हैं, बिल्डिंग कहलाते हैं। ठीक, भवन कहलाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। और उससे पहले आपको बता दें कि आपको PPT नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, वो भी बहुत ही कम प्राइस में AKC टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे उपलब्ध हैं। आप जाके वहाँ से परचेज कर लीजिएगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, आपके डेली के पॉकेट मनी से भी कम प्राइस में आपको वहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। भवन के प्रकार, देखिए इसको अच्छे से देखिएगा, भवन के प्रकार, क्योंकि ये क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है। मतलब BTUP बोर्ड द्वारा हर बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए भवन के प्रकार, भवन होते क्या हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ से एक एक के बारे में जानेंगे और डिस्क्राइब करेंगे कि भवन होते क्या है। देखिए, भवन के प्रकार
जो है भवन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपको कुछ भवनों के नाम दिए गए हैं। पहला है आवासीय भवन। आवासीय भवन को इंग्लिश में कहते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब वो बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मतलब कोई निवास स्थान हो किसी व्यक्ति का, पर्सनल निवास स्थान, उसे कहते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं। और दूसरा होता है सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन मतलब पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग वो होती है जहाँ पे मतलब आदमी यूज कर सके, जैसे होटल हुआ। होटल क्या हुआ? पब्लिक बिल्डिंग है यहाँ पे। और इसके बाद आपको बहुत से बिल्डिंग ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कार्यालय, स्कूल, और फिर बहुत प्रकार के मतलब स्टेशन हुए। ये सब पब्लिक बिल्डिंग है, क्योंकि ये सब आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पे भीड़ भाड़, मतलब सार्वजनिक मतलब भीड़ भाड़ वाला स्थान, ऐसे बिल्डिंग जैसे जहाँ पे आम लोगों के काम किए जाते हों, मतलब डॉक्यूमेंट से संबंधित या बैंक से संबंधित काम किए जाते हैं, ये सब कहलाते हैं हमारे पब्लिक बिल्डिंग कहलाते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा, दो हेडिंग आप लोग अच्छे से समझ लिए, आवासीय बिल्डिंग क्या होते हैं और दूसरा क्या है सार्वजनिक बिल्डिंग, यानी कि सार्वजनिक भवन क्या होते हैं। जो तीसरा टाइप है वह है कॉमर्शियल बिल्डिंग। अब कॉमर्शियल बिल्डिंग क्या होते हैं? देखिए, कॉमर्शियल बिल्डिंग वही होते हैं जहाँ पे उद्योग धंधे किए जाते हैं, यानी कि व्यापार किए जाते हैं, वो कहलाते हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग कहलाते हैं। और इसमें कॉमर्शियल बिल्डिंग में जैसे कोई दुकान हो गया, गोदाम हो गया, ठीक, और फिर डॉक्टरों और वकीलों के जो चैम्बर हो गए, ये सब क्या किस में आते हैं? कॉमर्शियल बिल्डिंग में आते हैं। और तो आपका अगला जो मिल जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिक बिल्डिंग। और औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल मतलब जो फैक्ट्री, मिल, कारखाने हो गए, ये इसके अंतर्गत ये आते हैं। औद्योगिक बिल्डिंग के अंतर्गत फैक्ट्री हो गए, कारखाने हो गए, और भी बहुत प्रकार के मकान हो गए, जैसे डेयरी हो गया, प्रयोगशाला हो गया, ये सब जो होते हैं औद्योगिक बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। और अगला देखते हैं, अगला जो है धार्मिक और ऐतिहासिक भवन है, रिलीजियस तथा हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अब मतलब जहाँ पे ऐसे बिल्डिंग जहाँ पे मतलब हम लोग इसमें लिखना होगा तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, जैसे न हेडिंग याद कर लीजिएगा और अपने अनुसार बना कर लिख दीजिएगा। ऐसे बिल्डिंग जहाँ पे धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं या काम किए जाते हैं, जैसे पूजा पाठ हुआ, ठीक, इसके अंतर्गत जैसे मंदिर आ गए, मस्जिद आ गए, गुरुद्वारा आ गए, चर्च आ गए, गिरजाघर आ गए, ठीक, तो ये सब हमारे होते हैं धार्मिक बिल्डिंग। और ऐतिहासिक बिल्डिंग क्या होती हैं? जो जैसे कोई किला हो गया प्राचीन, मीनार हो गया, तहखाना हो गया प्राचीन ज़माने के, ये सब जो आते हैं हमारे ऐतिहासिक बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है। अगला देखिए, आपको कई बार पूछा जाता है सिंगल स्टोरी, उसके बाद फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या होते हैं और हाई रेज बिल्डिंग क्या होते हैं। मतलब 2-2 नंबर में टिप्पणी लिखने के लिए दे देता है, या एक आध नंबर में कभी कभी पूछ लेता है सिंगल स्टोरी बिल्डिंग किसे कहते हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग किसे कहते हैं, हाई रेज बिल्डिंग किसे कहते हैं। देखिए, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग वही बिल्डिंग होते हैं जिसमें एक मंजिला होते हैं। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग मतलब एक मंजिला भवन, ठीक, ऐसे भवन जिसमें सिर्फ एक मंजिल होते हैं सिंगल स्टोरी बिल्डिंग कहलाते हैं। और अगला जो आएगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग किसे कहते हैं? ऐसे भवन जिसमें 4 से ज़्यादा मंजिल होती हैं, मतलब जिसमें 4 से ज़्यादा मंजिल हो, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, 4 से ज़्यादा हो लेकिन 10 मंजिलें से कम हो। ये नहीं कि 10 से ज़्यादा, मतलब मल्टी स्टोरी विशेष ध्यान रखिएगा, 4 से ज़्यादा 10 से कम, यानी कि 4 से ज़्यादा और 10 से कम, ठीक, तो 4 से ज़्यादा और 10 से कम होना चाहिए। तो ये हमारे आ जाएंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। और जो अगला हमारा आएगा हाई रेज बिल्डिंग। हाई रेज बिल्डिंग क्या होते हैं? ऐसे भवन जो 10 से ज़्यादा मंजिल होते हैं। जैसे आप लोग शहरों में कई बार देखे होंगे कि फ्लैट बिकते हैं, तो फ्लैट जो मिलते हैं वो एक घर में थोड़ी ना मिलते हैं, वो कई मतलब हाई रेज बिल्डिंग होती हैं, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं, अलग अलग फ्लैट प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे तो जिसमें 10 से ज़्यादा, सिंपल भाषा में याद कर लीजिए, जिसमें 10 से ज़्यादा मंजिल होते हैं वो हाई रेज बिल्डिंग कहलाते हैं या ऊंचे भवन कहलाते हैं। ठीक, जो अगला हम लोगों का पढ़ना है उपयोग के आधार पे वर्गीकरण। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन इट्स यूजेज, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो
भवनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग पढ़ा था। आप लोग हेडिंग विशेष ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में हमारे क्या थे, आवासीय बिल्डिंग थे, सार्वजनिक थे, और फिर व्यावसायिक थे, और औद्योगिक और धार्मिक तथा ऐतिहासिक बिल्डिंग थे। और अगला जो आता है वो उपयोग के आधार पे। अभी उपयोग के आधार पे जो बिल्डिंग है, ये जो हमारा है एनबी कोड के आधार पे, एनबी कोड मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड जो हमारा है, उसके आधार पे कितने प्रकार के बिल्डिंग होते हैं यहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे कि ये होते क्या है। आप लोगों को हमेशा ये बात याद में रखना चाहिए कि उपयोग के आधार पे बिल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये पिछले साल भी क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। तो अधिकतर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि लड़के मतलब सारे नाम याद नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इनको मतलब सारे जो 9 प्रकार के होते हैं उपयोग के आधार पे, मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पे जो 9 प्रकार के नाम हैं, इनको मैं एक ट्रिक के द्वारा याद करने के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से मतलब इसमें हैं क्लासिफिकेशन। तो ये एनबी कोड नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पे जो हमारे हैं, पहला है आवासीय बिल्डिंग। आवासीय बिल्डिंग मतलब रहने वाले घर, ठीक, ऐसे घर जिसमें आदमी इंसान निवास करते हैं आवासीय बिल्डिंग कहलाते हैं, ठीक। अब इसके अंतर्गत भी कई प्रकार के आते हैं, लेकिन आप लोग सीधे लिखिएगा आवासीय बिल्डिंग, क्लास ए बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग या आवासीय भवन, ठीक। इसके अंतर्गत आते हैं फ्लैट आ जाएंगे, होटल आ जाएंगे, तो ये सब आते हैं आवासीय बिल्डिंग के अंतर्गत। और दूसरा जो आता है क्लास बी। क्लास बी जो आता है, आपको बता दें टोटल 9 प्रकार के होते हैं एनबी कोड के आधार पे क्लासिफिकेशन बिल्डिंग का। जो ऑप्शन बी है मतलब क्लास बी है, इसमें आते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग मतलब शैक्षणिक भवन, जहाँ पे शिक्षा से संबंधित काम होते हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो गई, और कोई विश्वविद्यालय हो गया, प्रयोगशाला हो गया, स्कूल हो गया, पुस्तकालय हो गया, ये सब जो आते हैं, ये सब हमारे आते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। जो टाइप सी आता है मतलब क्लास सी, ऐसे आप लोग लिखिएगा क्लास ए, क्लास बी, मतलब ABCD याद कर लीजिएगा। और कहाँ से कहाँ तक याद करेंगे आप लोग, ए से लेकर चालू करेंगे और जाएंगे आई तक, मतलब ए से आई तक, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब ये नहीं क्लास ए में एजुकेशनल बिल्डिंग ऐसे मत डालिएगा, क्लास वाइज याद करिएगा, ठीक। तो हमारा जो अगला आता है क्लास सी, वो आ जाता है संस्थागत बिल्डिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। संस्थागत बिल्डिंग क्या होते हैं, जिसमें कोई हो गया चिकित्सालय हो गया, अनाथ आश्रय हो गया, मतलब वृद्धा आश्रम हो गया, ठीक, और बंदीगिरी जेल, ये सब जो आते हैं संस्थागत भवन होते हैं, ठीक। जो अगला हमारा आता है वो आता है क्लास डी। क्लास डी में असेंबली बिल्डिंग, सभा भवन। सभा भवन ये नहीं कि जहाँ पे नेता मंत्री होते हैं, उसे तो सभा भवन या असेंबली बिल्डिंग कहते हैं। उसके अलावा भी बहुत हैं, जैसे मंदिर हो गया, क्योंकि मंदिर में ज़्यादा लोग आते हैं, एक दूसरे से मतलब वार्तालाप करते हैं। मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, गिरजाघर हो गया, स्टेडियम हो गया, क्लब हो गया, तो ये सब जो आते हैं हमारे असेंबली बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। क्लास डी, क्लास डी आता है क्या हमारा, असेंबली बिल्डिंग, सभा भवन। और क्लास ई जो आता है कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग को कहते हैं हिंदी में व्यावसायिक भवन, व्यावसायिक भवन, ठीक। तो व्यावसायिक भवन ये होती है जहाँ पे मतलब कोई वस्तुओं की क्रय और बिक्री की जाती है, मतलब खरीदारी का काम होता है, खरीदने और बेचने का काम जो होता है वो हमारा किस बिल्डिंग के अंतर्गत आता है, क्लास ई के अंतर्गत आता है, व्यावसायिक बिल्डिंग के अंतर्गत आता है, ठीक, जहाँ पे ये होते हैं। और हमारा जो अगला आता है क्लास एफ। क्लास एफ जो आता है ट्रेड बिल्डिंग। ट्रेड बिल्डिंग क्या होता है, वाणिज्य भवन। ये वाणिज्यिक भवन क्या होते हैं, जहाँ पे व्यापार किए जाते हैं, ठीक, जैसे दुकान, शोरूम, ये सब होते हैं, व्यापार से संबंधित है। तो हमारा क्लास एफ जो आता है ट्रेड बिल्डिंग आता है। और क्लास जी जो आता है, अगला जो क्लास है क्लास जी है, वो इंडस्ट्रियल, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे बिल्डिंग कर लीजिएगा, आई की जगह पे यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग बिल्डिंग, ठीक। जो अगला आता है क्लास जी, वो आता है औद्योगिक भवन, ठीक, जहाँ पे उद्योग धंधे से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री हो गई, मिल हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और क्लास जो एच आता है, एच, ये आता है स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज मतलब भंडारण घर, जैसे कोई गोदाम हो गया, कोल डिपो हो गया, पेट्रोल और डीजल जो होते हैं वो डिपो में रखे जाते हैं। और मान लीजिए कोई गैस हो गया, गैस जहाँ रखे जाते हैं उसका। और वेयर हाउस जो हो गया, जहाँ पे मतलब अन्न स्टोरेज करते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और जो क्लास आई है, क्लास आई हमारा आता है
रिस्की बिल्डिंग। अभी रिस्की बिल्डिंग क्या होता है? रिस्की बिल्डिंग मतलब जोखिम युक्त भवन, जहाँ पे जैसे गोले बारूद रखे जाते हैं, ठीक, तो ये सब जो आता है रिस्की बिल्डिंग के अंतर्गत आता है। आपको एक चीज़ और बता दें, जो पेट्रोल बिल्डिंग है, मतलब पेट्रोल डीजल के डिपो हैं, ये रिस्की बिल्डिंग के अंतर्गत भी आते हैं और स्टोरेज बिल्डिंग के अंतर्गत भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सामान को एक जगह एकत्रित करके रखा जाता है, ठीक। लेकिन आपको इसका एग्जाम्पल इसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे रखे जाते हैं वो वहाँ पे भी रखे जाते हैं, ठीक। तो आगे देखिएगा, जो हम अभी बताए थे आपको एक 60 ट्रिक याद करने के लिए बताएंगे, वो 60 ट्रिक क्या है? देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 60 ट्रिक, आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर नहीं तो आप लोग वैसे रट सकते हैं अपना। देखिए रियो एक्ट इजर, अभी क्या होगा? REO, रियो आपको याद होगा, और एक्ट मतलब काम हो गया, ठीक, एक्ट मतलब काम हो गया। उसके बाद इज रियो एक्ट इज, उसके बाद आर, यानी कि रियो एक्ट इजर, सीधे आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक। अभी रियो एक्ट इजर को हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से काम करता है, कैसे। ये मैंने बनाया था खुद अपने लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी रियो एक्ट इजर का मतलब, देखिए सबका पहला लेटर मैंने लिया है। देखिए यहाँ से रियो, REO। अब देखिए रियो से रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, ई से क्या हो गया? एजुकेशनल बिल्डिंग हो गया, और ओ से ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग हो गया। मतलब आपको जो क्लास A, क्लास B, क्लास C है, ये लिखना है और इसके पहला लेटर याद कर लेना है। उसके बाद आप लोग आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद हो क्या है? एक्ट में देखिए क्या आ गया, यहाँ से A उठाया है तो असेंबली हो गया। उसके बाद क्लास, अगला क्लास जो आएगा C से कॉमर्शियल आ गया, T से क्या आ गया? ट्रेड। यानी कि रियो एक्ट इजर में जो आता है, एक्ट से जो आ गया हमारा F तक के क्लासेज कवर हो गए। अभी हम लोग 6 क्लास कवर कर लिए, यानी कि क्लास 6 तक पहुंच गए अगर हिंदी अंकों में काउंट करें तो। अब देखिए अगला जो बोले थे इजर मतलब देखिए इंडस्ट्रियल, यहाँ से आई उठा लिए, यहाँ से यस उठा लिए, यानी कि इंडस्ट्रियल हो गया, यस से स्टोरेज हो गया, और आर से क्या हो गया? रिस्की हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग इस कोड से पूरे क्लासिफिकेशन को याद कर सकते हैं, और याद कर लीजिए, ये तो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पहले चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है, नहीं तो इससे आगे एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पढ़ाने जाऊँ अभी, इसी में आप लोग पढ़ेंगे, वो एग्ज़ाम आपको यहाँ पे मिलेगा। जो अगला आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आएगा श्रेणियाँ, कितने सीरीज में बांटे हैं, यानी कि क्लासेज ऑफ बिल्डिंग, जैसे कौन कौन से क्लासेज हैं, मतलब A क्लास, B क्लास, C क्लास आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन A क्लास, B क्लास, C क्लास जो है वो NB कोड के आधार पे है, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग है अकॉर्डिंग टू NB कोड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासेज ऑफ बिल्डिंग, यानी कि भवन की कितनी श्रेणियाँ हैं। तो देखिए भवन 3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो है किस प्रकार के जो मटेरियल यूज करते हैं भवन के निर्माण में, उसके आधार पे हम लोग इसको कर रहे हैं। तो मटेरियल कौन कौन सा यूज करते हैं आपको पता ही होगा। तो पहला जो है फर्स्ट क्लास बिल्डिंग है, यानी कि प्रथम श्रेणी के भवन हैं। अभी प्रथम श्रेणी के भवन में क्या होता है कि मतलब जो हमारी प्राइस होती है ज़्यादा लगती है, यानी कि हमको ज़्यादा मनी स्पेंड करना पड़ता है, मनी हमारी ज़्यादा लगती है, और लेकिन इसमें जो स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा होती है, मतलब A1 ग्रेड के हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, ठीक। और इसकी स्ट्रेंथ और आयु जो दोनों ज़्यादा होती है। और द्वितीय श्रेणी के भवन क्या होते हैं, जिसमें हम द्वितीय क्लास ब्रिक्स यूज करते हैं, यानी कि मटेरियल जो मीडियम श्रेणी के भवन बनाए जाते हैं वो द्वितीय श्रेणी के बिल्डिंग यूज करते हैं, ठीक। और जो तृतीय श्रेणी यानी कि थर्ड सीरीज है, तृतीय श्रेणी के भवन थर्ड क्लास बिल्डिंग होते हैं, इसमें हम लोग सबसे घटिया मतलब कारीगरी का यूज करते हैं, और इसका मतलब ये बहुत ही कम सामर्थ्यवान होती है, और इनकी आयु भी ज़्यादा समय तक नहीं होती है, और ये इनको क्या बोलते हैं, सस्ते पदार्थ से निर्मित करते हैं, मतलब इनके जो निर्माण में मटेरियल यूज होते हैं बहुत ही सस्ते होते हैं, ठीक। तो इतना हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लिए। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आने वाला क्या है, देखिए NB कोड के आधार पे बिल्डिंग का वर्गीकरण और पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। देखिए पार्ट ऑफ बिल्डिंग में आपको आता क्या है कि एक भवन है, मान लीजिए भवन के या कोई भी बिल्डिंग है, उसके एक सेक्शन को
काट कर, मतलब फाउंडेशन से लेके टॉप लेवल तक काट कर एक फिगर बनाना है, सेक्शन का फिगर, और उसके विभिन्न पार्ट को दर्शा देना है। ठीक, ऐसा पूछता है। और उसके बारे में 2-4 लाइन लिख देना है। ठीक, तो पहला जो हमारा आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या आता है? न्यू। हिंदी में फाउंडेशन को कहते हैं न्यू। अब न्यू क्या होता है सबको पता होगा, सब लोगों ने देखा होगा कि आपने आसपास में बहुत से जगह पर आप लोगों ने घर बनते हुए देखा होगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मृदा की हम लोग मतलब जो मिट्टी है उसको कुछ ज़मीन तल से कुछ गहराई तक खोदते हैं, उसके नीचे कंक्रीट वंक्रीट डालते हैं, उसके बाद मतलब ज़मीन के ऊपर दीवार आपको दिखती है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि न्यू मतलब संरचना का वह भाग जो संपूर्ण भार को, मतलब जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग संरचना, उसके भार को क्या करता है? मिट्टी पे स्थानांतरित कर देता है, और मृदा जो है उसके लिए एक ठोस आधार प्रदान कर देती है। ठीक, संरचना को क्या करती है? एक ठोस आधार दे देती है। और अगला जो आता है कुर्सी तल, प्लिंथ लेवल क्या होता है? अभी देखिएगा बहुत बार आता है टिप्पणी लिखने के लिए प्लिंथ लेवल होता है क्या, लेकिन आपको प्लिंथ लेवल आगे भी इस चैप्टर में कई जगह बहुत बार देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग छोटे से भाग में जान लीजिएगा। जो अगला आता है हमारा, अगला जो है प्लिंथ लेवल, कुर्सी तल। कुर्सी तल होता क्या है? कि जो ज़मीन होती है, मतलब भूमि तल से जो हमारे फर्श की हाइट होती है, मतलब आप लोग देखे होंगे कि जो घर का मेन गेट होता है, दरवाज़ा होता है, कुछ ज़मीन तल के बराबर में नहीं होता है, कुछ ऊंचाई पे होता है। जो वही हाइट होती है वही हमारी प्लिंथ लेवल होती है। अब ये हाइट कितनी दी जाती है? देखिए, मिनिमम ये हाइट 30 सेंटीमीटर की होती है और मैक्सिमम में 60 सेंटीमीटर तक दी जाती है। इससे ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जो जनरली हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो 45, इन दोनों के बीच में 45 सेंटीमीटर की हाइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, प्लिंथ लेवल की। और इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे आगे, अब ये प्लिंथ लेवल क्या करता है? ज़मीन तल से कुछ ऊंचा होता है तो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं और वर्षा का जो जल होता है यानी कि पानी, वो हमारे घर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित हो जाता है, यानी कि प्रवेश नहीं कर पाता है, बाहर रह जाता है। इससे घर की सुरक्षा बराबर बनी रहती है। अब आपको एक चीज़ और दिखा दे, यहाँ पे एक मैंने फिगर बनाया, ड्रा किया है। आप लोग फिगर ये देख लीजिएगा, आपके बुक में भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इंटरनेट पे यानी कि गूगल बाबा पे भी सर्च करेंगे तो पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के रूप में ये मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा फिगर यहाँ पे बनाया गया है ऐसा फिगर आप लोग ही बनाइएगा। आप लोग मतलब जो आपको समझ में आए उतने भाग को डिस्क्राइब कर दीजिएगा एग्जाम में, लेकिन मेनली मान के चलिए 7-8 पार्ट उसमें दिखा दीजिएगा, क्योंकि आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 पार्ट दिखाना वहाँ पे ज़रूरी है। और आप लोग धीरे धीरे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से बन जाएगा, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। अगला जो इसमें है दीवाल। देखिए दीवाल क्या होता है? जैसे पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग में दीवाल भी है। दीवाल क्या होता है? ये दीवाल भवन का मुख्य अंग होता है जो छत और फर्श के बीच में रहता है। ठीक, अब ये करता क्या है? जो फर्श पर भार स्थानांतरित कर देता है। क्या करता है? जो छत होता है उसके भार को दीवार के माध्यम से फर्श पे स्थानांतरित करता है, और फर्श क्या करता है? मृदा पे स्थानांतरित कर देता है। ठीक, तो ये हो गए दीवाल। अभी दीवाल हम लोग का एक अलग चैप्टर आएगा। जितने भी यहाँ पे हेडिंग पढ़ाए जा रहे हैं ये हम लोग के एक अलग अलग चैप्टर आएंगे, तो उसमें आराम से अच्छे से सब कुछ देख लीजिएगा। अगला जो हम लोग का है लिंटल है। अगली जो हेडिंग है वो है लिंटल। लिंटल क्या होता है? देखिए, डोर तथा विंडो के ऊपर दीवार का वह भाग, आप लोगों ने देखा होगा कि दो मतलब डोर लगाते हैं और विंडो लगाते हैं, उनके ऊपर कंक्रीट की मतलब एक पतली परत लगाई जाती है या बिछाई जाती है, उसी को ही हम लोग लिंटल कहते हैं। और जनरली आप लोग गांव देहात में सुने होंगे लिंटल कि मतलब घर में लिंटल लग रहा है, तो आप वो छत को लिंटल नहीं कहते हैं। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद रख लीजिएगा। लिंटल क्या होते हैं? जो डोर और विंडो यानी कि ऐसे दरवाजे हैं इसके ऊपर जो लगाई जाती है वही लिंटल कहलाती है। आरसीसी की या स्लैब की या सीसी का मतलब सीमेंट कंक्रीट की जो भी होती है ढाली जाती है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लिंटल कहलाती है। अब अगला जो है रूफ। रूफ क्या होता है? छत। यहाँ पे देखिए मैंने आपको हेडिंग ही सिर्फ लिख दिया है, ये आप लोग
अच्छे से अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। हर एक अलग अलग चैप्टर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वैसे भी आप लोग अपने मन से बनाकर इसको लिख लेंगे। रूप क्या होता है? छत। अभी छत क्या होते हैं? देखिए, जो वर्षा के जल को मतलब हमारे घर में प्रवेश करने से रोकते हैं, छत कहलाते हैं। ठीक, अब ये छत कई प्रकार के होते हैं। देखिए, जनरली ढालू छत और समतल। ढालू छत वहाँ बनाए जाते हैं जैसे पहाड़ी एरिया में जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, वहाँ पे ढालू छत का यूज हम लोग करते हैं। और जो समतल छत होते हैं वो मैदानी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, मतलब जहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होती है, यानी होती भी है तो न के बराबर होती है, वहाँ पे ढालू छत का यूज करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर बर्फ़ गिरेगी तो कुछ समय तक छत पे रुकी रहेगी। इससे क्या होता है कि छत पे ज़्यादा भार आ जाएगा तो स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, इसलिए वहाँ पे हम लोग ढालू छत का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद अगला होता है पैरापेट। पैरापेट मतलब जो आप लोग देखे होंगे कि अपने छत के ऊपर जो बाउंड्री मतलब दीवार चलाई जाती है कि जिससे छोटे बच्चे गिरे ना, नीचे ना गिरे, जो बाहर छत के चारों तरफ दीवार चलाई जाती है या ग्रिल लगी होती है, उसी को ही हम लोग कहते हैं पैरापेट। ठीक, तो पैरापेट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगला जो है बेसमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज़मीन से नीचे कहीं किसी मकान में ज़मीन से नीचे भी मतलब एक फ्लोर बनाए जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं बेसमेंट। अगला जो है विंडो। विंडो क्या होते हैं और इसके काम क्या होते हैं? देखिए, विंडो क्या होते हैं? दीवार पे लगाई जाती हैं। इसका प्रयोग किया जाता है घर में हवा को पास कराने के लिए और रोशनी को आने जाने के लिए। ठीक, तो विंडो का मेनली ये काम होता है कि हवा पास कर जाए और रोशनी, सूरज की रोशनी घर में आराम से आ जाए, जिससे घर के विभिन्न भागों में या फर्नीचरों में सीलन उलन ना लगे। ठीक, और वेंटिलेटर का भी यूज वही किया जाता है। लेकिन आपको बता दें विंडो क्या होता है। विंडो ज़मीन तल से, यानी कि जहाँ हमारा फर्श है वहाँ से 1.5 मीटर, मैक्सिमम 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाई जाती है। और वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेशंस क्या होते हैं? ये जो रोशनदान होते हैं मतलब छत पे ऊपरी भाग में लगाए जाते हैं। ठीक, या दीवार के ऊपरी भाग में एकदम लगाए जाते हैं, छत से सटे हुए होते हैं दीवार में, वो कहलाते हैं वेंटिलेशन। और स्टेयर मतलब सीढ़ी का यूज हम लोग क्या करते हैं? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए करते हैं। ठीक, तो अगला स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं हमारा क्या है, प्लास्टर। अभी प्लास्टर क्या होता है ये सब पूछा है। कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग या पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग में प्लास्टर आ गया है। प्लास्टर क्या होते हैं? जो दीवार के ऊपर दीवार को मतलब स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सीमेंट मसाले का यूज करते हैं। अभी सीमेंट मसाला 1:4 का हो सकता है, 1:6 का भी हो सकता है, लेकिन प्लास्टर में 1:4 का सीमेंट और सैंड यूज करते हैं सिर्फ। और आपको बता दें कि ये जो यूज करते हैं सीमेंट सैंड, इसकी जो थिक होती है मतलब प्लास्टर की मोटाई होती है वो 12 mm मैक्सिमम होनी चाहिए, और मिनिमम जो होती है हमारी 6 mm होती है। यानी कि 12 mm जो होती है मैक्सिमम होती है और 6 mm मिनिमम होती है। अगला जो है पॉइंटरिंग क्या होता है? आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा कि मतलब ईंट दिखाई देते हैं, लेकिन ईंट के बीच में जो दरारें होती हैं उनमें सीमेंट भरा होता है। जो सीमेंट भरा जाता है उसी को पॉइंटरिंग कहते हैं। ठीक, प्लास्टर और पॉइंटरिंग दोनों ही सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन पॉइंटरिंग जो होती है हमारी, ये जो दीवारों के खांचे मतलब आप लोग एक ईंट के ऊपर एक ईंट मतलब इस तरीके से अगर ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको देखे होंगे कि ऐसे कुछ होते हैं जो ये ज्वाइंट में होते हैं। इन्हीं ज्वाइंट में जब हम सीमेंट सिर्फ भरते हैं, सीमेंट सैंड भरते हैं, तो उसे कहते हैं पॉइंटरिंग। ठीक, अभी कॉर्निश क्या होते हैं? कॉर्निश आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए कोई घर में सनसेट मतलब निकला है। ठीक, सनसेट निकला तो ऐसे मान लीजिए दीवार है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से निकला है, ये दीवार है, तो ये कहलाते हैं हमारे कॉर्निश। ठीक, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे आने वाले मतलब जो भी निकालते हैं लिंटल या कुछ भी उसको। उसके बाद सिल क्या होते हैं? ये सिल क्या होते हैं? जो दरवाजे या चौखट के निचले भाग होते हैं उनको सिल कहते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं? ये दरवाजे को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक, अभी कोपिंग, इसके बाद आता है कोपिंग और थ्रोड। कोपिंग क्या होता है? देखिए, जो हमारा भवन होता है, भवन का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो कोपिंग कहलाता है। ठीक, और
जो मतलब फ्लैट बनता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जब बनाते हैं कभी कभी घर, तो उसके ऊपर चिमनी बना देते हैं, तो चिमनी के ऊपर जो ऐसे लगाता रहता है उसको पूरा कोपिंग कहते हैं। और थ्रेड क्या कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं थ्रेड, मतलब शीर्ष होता है। ठीक, आपको यहाँ पे फिगर में अच्छे से मैं दिखा देता हूँ कि कोपिंग क्या है, शीर्ष क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये मेरा हो गया कोपिंग, ये हो गया मेरा थ्रेड है, ये जो कटा हुआ पार्ट है ये होता है थ्रेड। अभी पैरापेट देखिए, दीवार, मान लीजिए कोई पैरापेट वाल है मतलब बाउंड्री के बाहर, उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा एक दो ईंटा ऐसे चला देते हैं। ठीक, तो ये कहलाते हैं मेरा कोपिंग। ठीक, और थ्रेड मतलब कंठ है। तो इतना हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सनसेड, इसको सनसेड प्रोवाइड करेंगे। सनसेड का एक और मतलब ये क्या करते हैं, सनसेड ये खिड़कियों के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे जहाँ सनसेड आप प्रोवाइड कर दिए। इससे होता क्या है कि जो धूप होते हैं, धूप और वर्षा जल, मतलब जब हवाएं चलती हैं तेज़ी से और हवा के साथ वर्षा होती है तो घर में पानी नहीं आता है खिड़कियों के रास्ते से। ठीक, तो ये देखिए हमारा ये ऐसा ही बनेगा ये पार्ट। और एक चीज़ और देखिए, जो ग्राउंड लेवल से नीचे होता है, ग्राउंड लेवल से नीचे की स्ट्रक्चर से होती है जो मृदा तल में दबी हुई थी है, जिसे हम लोग आँखों से नहीं देख सकते, मतलब बिना खुदाई के, मतलब बनाने के बाद मिट्टी से ढक देते हैं, वो हमारा होता है सब स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक, और उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। पहले चैप्टर में हम लोग इतना पढ़ें, और देखिए आपका ये चैप्टर एंड हो गया। और अभी तक आप लोगों ने ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। हैंड रिटन नोट्स वो भी आपके डेली के पॉकेट मनी से भी कम प्राइस में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स परचेज कर लीजिएगा। और ये बता दें आपको ऑफ़र कुछ ही समय तक रहने वाले हैं जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं मिनिमम प्राइस में। आप वहाँ पे जब जाकर देखेंगे तो आपको ऐसा खुद एहसास हो जाएगा कि वाकई में बहुत ही कम प्राइस में। और आपको बता दें कि जो PDF नोट्स दिए जाएंगे वो चैप्टर टू चैप्टर वाइज दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में सारे PDF दिए चले जाएंगे। हर एक चैप्टर को आपको अलग अलग चैप्टर के PDF मतलब धीरे धीरे प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे कौन सा चैप्टर चालू करना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है ये भी कमेंट कर दीजिएगा।